हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था बीकॉम थर्ड ईयर के बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट। इसका हमने स्टार्ट किया था सेकंड पेपर का एक टॉपिक मनी। हमने पढ़ा था मुद्रा क्या है, मुद्रा की परिभाषा हमने पढ़ी, उसका अर्थ समझा, मुद्रा की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी। हमने देखा कि मनी के क्या फंक्शंस है। मनी के फंक्शंस को हमने डिवाइड किया था स्टैटिक फंक्शंस एंड डायनेमिक फंक्शंस। स्टैटिक मतलब स्थिर एंड डायनेमिक मीन्स गतिशील। उसके अलावा हमने मनी के फंक्शंस को डिवाइड किया था प्राइमरी और सेकेंडरी की कैटेगरी में। हमने मनी के टाइप्स पढ़े। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फॉर्म्स ऑफ मनी। मीन्स मनी जो है, मुद्रा जो है, वो किस किस स्वरूप में अवेलेबल हो सकती है। The total money supply of a country can broadly be classified into two groups. Basically किसी भी कंट्री में मनी की सप्लाई को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, कैश मनी एंड क्रेडिट मनी, नकद मुद्रा और साख मुद्रा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल अदर फाइनेंशियल एसेट्स। इसमें दूसरी वित्तीय संपत्तियों को भी हम शामिल करते हैं। देखिए, कैश मनी और क्रेडिट मनी, इस पिक्चर से आपको समझ में आ रहा है कि जो करेंसी, पेपर करेंसी है, दैट इज़ कैश मनी। और उसके अलावा जो भी कार्ड्स है, लाइक वीज़ा कार्ड्स हुए, आपका डिमांड ड्राफ्ट हुआ, आपका चेक हुआ, दैट इज़ नोन एज क्रेडिट मनी। द कंपोनेंट्स ऑफ मनी, देखिए इसमें हम डिवाइड करते कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। इसमें सबसे पहला कैटेगरी हम पढ़ते हैं पेपर मनी एंड कॉइन्स। दीज एज करेंसी आर इशूड बाय सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट। पेपर मनी किसी भी कंट्री में कौन इशू करता है? उस कंट्री की सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट। इंडिया में पेपर मनी जो है दैट इज़ इशूड बाय सेंट्रल बैंक, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ 1 रुपये के नोट को छोड़कर, और सारे कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट दैट इज़ इशूड बाय गवर्नमेंट। दे हैव 100% एक्सेप्टेबिलिटी एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। जब भी किसी व्यक्ति को किसी भी ट्रांजैक्शन के बदले पेमेंट करना है तो उनकी 100% एक्सेप्टेबिलिटी होती है। देयर एक्सेप्टेबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन अ प्रॉमिस टू पे बियरर गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज इन एक्सचेंज। मीन्स आप जब भी किसी को किसी ट्रांजैक्शन के बदले पेपर मनी या कॉइन्स पे पेमेंट करते हैं तो सामने वाला उसे क्यों एक्सेप्ट करता है? बिकॉज दैट इज़ लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि जो भी इशूइंग अथॉरिटी है, जैसे कि सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट जो इशूइंग अथॉरिटी है, उनकी एक प्रॉमिस होती है। बियरर से क्या प्रॉमिस होती है कि उनके पास में जब भी लीगल टेंडर मनी है, उनके पास जब भी पेपर मनी या करेंसी है, तो उनका बेनिफिट उनको दिया जाएगा। उनको गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करने की एक प्रॉमिस बियरर को किया जाता है बाय द इशूइंग अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, अ बैंक इज़ लीगली बाउंड टू पे मनी ऑन डिमांड। डिमांड डिपॉजिट में हम इंक्लूड करते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को। अर्थात करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो भी डिपॉजिटर का मनी बैंक के पास जमा है, उस पर बैंक लीगली बाउंड है कि जब भी डिपॉजिटर अपना मनी विड्रॉ करना चाहता है उसको ऑन डिमांड वो पेमेंट करना पड़ेगा। मीन्स आप कभी भी एटीएम में जाकर मनी विड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट के लिए, अकाउंट के अगेंस्ट किसी को चेक इशू कर सकते हैं। द मनीनेस इन करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट इज़ हाई। मनीनेस को हम यहाँ पे तरलता से समझ सकते हैं। मीन्स जो भी आपकी लीगल टेंडर मनी है, जो भी करेंसी मनी है और जो डिमांड डिपॉजिट मनी है, उनमें मनीनेस बहुत हाई है। मीन्स उसमें तरलता बहुत हाई होती है। द वेल नोन नियम मनी और मनी सब्सिट्यूट्स अब हम पढ़ेंगे। द वेल नोन नियर मनी इज़ बैंक चेक। नियर मनी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है होता है बैंक चेक। जो भी सेविंग अकाउंट से आप चेक इशू करते हैं, अ बैंक चेक इज़ अ मीन्स ऑफ पेमेंट फॉर ट्रांजेक्शन। हम जनरली चेक किसके लिए देते हैं? जब भी हमने किसी से कोई ट्रांजेक्शन किया और अगर आपका जो भी आपका क्रेडिटर है, जो भी आपका लेनदार है, उसको आप कैश में पेमेंट नहीं करके चेक इशू कर सकते हैं। देयर इज़ नो लीगल कंपल्सन बिहाइंड देयर एक्सेप्टेंस। अब आप किसी को चेक से पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन चेक लेने के लिए सामने वाला बाध्य नहीं है। देयर इज़ नो लीगल कंपल्सन।
मीन्स जब भी एक क्रेडिटर अपने डेटर से चेक ले रहा है तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का प्रॉमिस नहीं है। इट मीन्स व्हाट, जो भी देने वाला और चेक लेने वाला जो है उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। सो देयर इज़ नो लीगल कंपल्सन बिहाइंड देयर एक्सेप्टेंस। उसके बाद में आता है टर्म डिपॉजिट। देखिए टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है। डिमांड डिपॉजिट से जब भी डिपॉजिटर चाहे ऑन डिमांड मनी विड्रॉ कर सकता है, जबकि टर्म डिपॉजिट में ऐसा नहीं है। इसमें लिक्विडिटी कम होती है। इट इज़ लेस लिक्विड दैन सेविंग बैंक डिपॉजिट। दे कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर अ फिक्स पीरियड। जनरली टर्म डिपॉजिट का एक पीरियड होता है लाइक 10 ईयर्स 15 ईयर्स। आप बैंक में जैसे सपोज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराते हैं या फिर आरडी अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, उसमें क्या होगा, आप एवरी मंथ उसमें मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन उसके विड्रॉवल के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है। सो दैट कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर फिक्स्ड पीरियड। उसके बाद में आता है अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। हम और कौन से फाइनेंशियल एसेट्स की यहाँ पे बात करते हैं। दीज आर इशूड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो भी फाइनेंशियल एसेट्स इशू करती है, दे आर नॉट सो मच लिक्विड और बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट्स में जितनी अच्छी लिक्विडिटी है उतनी अच्छी लिक्विडिटी दूसरी फाइनेंशियल एसेट्स में नहीं है। सपोज आपने म्यूचुअल फंड्स बाय कर रखे हैं, आपने इंश्योरेंस ले रखा है, सो कहीं ना कहीं वो आपका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उनमें लिक्विडिटी कम होती है एज कम्पेयर्ड टू डिमांड डिपॉजिट्स। So these all are the components of money supply. Forms of money. In modern monetary transactions, the total stock of money or money supply includes following. इसमें हम बेसिकली इंक्लूड करते हैं मेटेलिक मनी को। मेटेलिक मनी को हम करेंसी कॉइन्स कह सकते हैं। ये दो तरह की हो सकती है, स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स एंड टोकन कॉइन्स। ये क्या होते हैं हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मेटेलिक मनी के बाद में सेकंड नंबर आता है पेपर मनी, जिसको पेपर करेंसी कहा जा सकता है, एंड नेक्स्ट इज क्रेडिट मनी और बैंक मनी। देखिए मेटेलिक मनी और करेंसी कॉइन्स क्या है। इट रेफर्स टू द कॉइन्स मेड आउट ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, कॉपर, निकल। मीन्स जब भी आपका जो करेंसी है वो किसी मेटल से बना हो, जो गोल्ड से बना हो सकता है, सिल्वर से बना हो सकता है, ब्रॉन्ज मेटल से बना हो सकता है, तो जब भी जैसे सपोज पेपर मनी है, पेपर मनी पेपर की बनी होती है, उसी तरह से जो मेटेलिक मनी है वो किसी न किसी मेटल की बनी होती है। अब इसमें स्टैंडर्ड मनी क्या है। स्टैंडर्ड मनी में ये होगा कि जिस मटेरियल से, जिस मेटल से आपका कॉइन बना है उसकी नॉमिनल वैल्यू मतलब जो वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई है। सो नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू जो है वो दैट इज़ इक्वल टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, वन इज़ वैल्यू ऑफ द कॉइन जो उसके ऊपर लिखी है, एंड वन इज़ वैल्यू ऑफ द मेटल जिस मेटल से वो बना हुआ है। सो स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स में क्या होता है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। मीन्स अगर आपके गोल्ड का कोई कॉइन है और उसके ऊपर लिखा हुआ है सपोज 1 रुपी, तो अभी तो गोल्ड कॉइन्स जनरली प्रिंट नहीं होते हैं, या फिर जैसे सिल्वर के अभी कॉइन्स बनते हैं, कॉइन के ऊपर लिखा हुआ है 500। इट मीन्स जिस दिन वो कॉइन इशू हुआ था उस दिन जितना सिल्वर उस कॉइन को बनाने में लगा है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जितनी है वही कितनी है उसकी 500 रुपीज़, मतलब 500 रुपये की सिल्वर से वो कॉइन बना हुआ है। जबकि टोकन कॉइन्स में क्या होता है, टोकन कॉइन्स हैव इंट्रिंसिक वैल्यू लेस देन इट्स फेस वैल्यू। टोकन कॉइन में इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और फेस वैल्यू ज़्यादा है। जैसे अभी जो वर्तमान में कॉइन्स प्रचलन में है जो कि है अलॉय मेटल से मिलकर बनते हैं, मतलब बहुत ही एक निम्न किस्म की धातु उसको बनाने में काम में ली जाती है। तो 10 रुपये का जो कॉइन है उस कॉइन में जो मेटल यूज़ हुई है वो वैल्यू बहुत कम है और उसकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दे जनरली आर ऑफ लोअर डिनोमिनेशंस।
मेड ऑफ चीप मेटल्स लाइक निकल एंड कॉपर, उनके डिनोमिनेशंस भी कम होते हैं, मीन्स उनकी फेस वैल्यू कम होगी और उनको बनाने में जो मेटल काम में ली जाती है वो जनरली चीप कैटेगरी का मेटल होता है, दैट इज़ निकल एंड कॉपर। उनको हम कहते हैं टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स आर यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ स्मॉल वैल्यूज़। टोकन कॉइन्स का यूज़ होता है जो भी स्मॉल ट्रांजेक्शन्स है उनका पेमेंट करने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेटेलिक मनी एंड करेंसी कॉइन्स विच आर मेड ऑफ मेटल। अब देखिए स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स जनरली दीज आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इसमें क्या होता है कि नॉन मॉनेटरी पर्पस के लिए इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। जो गोल्ड एंड सिल्वर के बने हुए कॉइन्स हैं उनको जो भी पब्लिक है वो ट्रांजैक्शन के लिए कम और सेविंग के लिए ज़्यादा यूज़ करती है। फुल बॉडीड मनी को इशू करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड मीन्स आपका जो भी करेंसी है वो गोल्ड का बना होगा। सिल्वर स्टैंडर्ड मीन्स आपका करेंसी सिल्वर का बना होगा। बायोमेटेलिक स्टैंडर्ड मीन्स गोल्ड एंड सिल्वर दोनों से मिलकर बना होगा। सो दीज आर दी मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स जो कि स्टैंडर्ड कॉइन्स को इशू करने में यूज़ होते हैं। उसके बाद में आता है पेपर मनी एंड पेपर करेंसी। पेपर मनी और पेपर करेंसी। पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी नोट्स विच आर इशूड बाय स्टेट ट्रेजरी और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। मीन्स दीज आर दोज करेंसी नोट्स जिसको उस कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। पेपर मनी और पेपर करेंसी का ये एग्जाम्पल आपको देख पा रहे होंगे, ये अलग अलग कंट्रीज़ की करेंसी है जो कि पेपर करेंसी के फॉर्म में है। क्रेडिट और बैंक मनी क्या होता है? बैंक डिमांड डिपॉजिट विड्रॉएबल बाय इशूइंग चेक हैज़ स्टार्टेड फंक्शनिंग एज मनी। देखिए आज के टाइम में हम जब बात करते हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की तो पेपर मनी और कॉइन मनी से ज़्यादा यूज़ होता है क्रेडिट मनी या बैंक मनी का। यहाँ पे क्या है, चेक्स आर कन्वेंशनली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट बाय द बिजनेस कम्युनिटी इन जनरल। पहले चेक के द्वारा पेमेंट करने का जो ट्रेंड कम था, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जाता है, जैसे जैसे बैंकिंग का एक्सपेंशन हो रहा है, बैंकिंग का विस्तार हो रहा है, एक आम आदमी का बैंक तक पहुंच हो गई है, वैसे वैसे क्रेडिट मनी और बैंक मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता जा रहा है एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। Look, these are the examples of credit or bank money. This is a check and this is a demand draft. So इन दोनों को हम कहते हैं बैंक मनी और क्रेडिट मनी। So forms of money. In short, anything or everything that has served as money is generally recognized and accepted as means of payment. Means हर वो चीज़ anything जो कि मनी के रूप में पहचानी जाती है और एज अ मीन ऑफ पेमेंट किसी भी चीज़ के किसी भी ट्रांजेक्शन के लेन देन में भुगतान में जिसका काम आता है, बट दैट इज़ नोन एज मनी। गुड मनी, अब देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन है गुड मनी एंड बैड मनी। व्हाट इज़ गुड मनी एंड व्हाट इज़ बैड मनी? यहाँ देखिए गुड मनी शुड possess the attributes of general acceptability, cognizability, capable of being known, portability, divisibility, durability, यूनिफॉर्मिटी, एडिक्वेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। मीन्स ये कुछ एट्रीब्यूट्स है, ये कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि एक्सेप्टेबिलिटी जिसको लोगों द्वारा स्वीकार किया जाए, कैपेबल ऑफ बीइंग नोन जिसको लोग पहचानते हो मनी के रूप में, पोर्टेबल हो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, डिविजिबल जिसको आप टुकड़ों में तोड़ सके। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर आपको 1000 का पेमेंट करना है तभी आप कर सकते हैं, आपके पास 200 में भी अवेलेबल है, आपके पास 10 रुपीज़ में भी अवेलेबल है। सो दैट इज़ डिविजिबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स जो लॉन्ग टाइम तक चल सके। यूनिफॉर्मिटी मीन्स मेरे पास अगर 500 रुपये का नोट है और मेरे साथ वाले के पास 500 रुपये का नोट है तो वो दिखने में एक जैसा हो। एडिक्वेसी पर्याप्त मात्रा में हो, जिसकी शॉर्टेज नहीं हो और जिसकी वैल्यू स्टेबल हो। मीन्स करेंसी की वैल्यू में बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं होना चाहिए, दैट इज़ नोन एज गुड मनी। अब देखिए हम यहाँ पे गुड मनी बैड मनी को और कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं।
कि जिस मनी को टैक्स पर्पस के लिए डिक्लेयर नहीं किया जाता है दैट इज़ बैड मनी। यहाँ पर हम ब्लैक मनी भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ग्रेशमन का लॉ क्या कहता है। द लॉ स्टेट्स दैट बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। अगर किसी कंट्री में बैड मनी इंक्रीज होता है तो धीरे धीरे गुड मनी सर्कुलेशन से बाहर हो जाता है। दिस इज ट्रू इन केस ऑफ बायमेटलिज्म where two metal standards operate side by side. In such a case, one metal currency drives the other out of circulation. यहाँ पे देखिए जैसे कि अगर बायमेटलिज्म है, मतलब दो तरह की मेटल से कॉइन्स बन रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि एक मेटल का जो करेंसी है वो दूसरी मेटल को धीरे धीरे सर्कुलेशन से बाहर कर देगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे कि इंडिया है, इंडिया में पेपर मनी भी है और मेटेलिक मनी भी है, तो लोग क्या करेंगे, पेपर मनी को करेंसी में ज़्यादा काम लेंगे, और अगर आपका जो मेटेलिक मनी है वो स्टैंडर्ड मनी है, मतलब गोल्ड या सिल्वर का बना है, तो उसको होल्ड करेंगे एंड पेपर मनी विल बी यूज फॉर ट्रांजेक्शन। सो ग्रेशमन का लॉ जो है वो गुड मनी और बैड मनी को किस तरह से डिफाइन करता है। इट मीन्स अगर दो तरह का मनी सर्कुलेशन में है तो आपका जो चीपर मनी है, जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू चीप है, दैट विल बी यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस, एंड जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है दैट विल बी होल्ड बाय पीपल। सो दैट इज अगेन द ग्रेशमन्स लॉ जो हमने अभी पढ़ा। आपको आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।